मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वो 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का था। ट्यूशन के समय वो हमेशा मेरी तरफ ही देखता रह पाता। एक दिन वो सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैडम, मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। मैं प्रेम को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में मेरा नाम अंजलि है, मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 10वीं तक के लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 20,000 कमा रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपयों में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वो ठीक ही चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 60 साल का व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वो व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति की ये शान देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वो बोले, मैं दीनदयाल हूँ और मैं अपने पोते को आपके पास ट्यूशन के लिए लाया हूँ। मुझे ये सवाल उठ रहा था कि वो व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वहीं अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वो 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 2 साल से वो बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार ज़रूर 10वीं पास करेगा। दीनदयाल की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैं उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वो मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी छात्रों से महीने के 2,000 लिया करती थी, लेकिन दीनदयाल से मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस 3,000 बताई। इस दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 3,000 मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैं कबीर को पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर दिखा। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन दीनदयाल अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज़्यादा लगेगी। 3,000 में मैं काम नहीं चलेगा, आपके पोते पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी के लिए आपको महीने के 10,000 देने होंगे। दीनदयाल ने कहा कि जगह मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन कबीर 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता। एक दिन जब सारे छात्र चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब किचन में से बाहर आई तो मैंने देखा कि कबीर मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ से मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वो साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फ़ोन था। 17 साल की लड़के के हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन देखकर मेरी आंखें चमक गई। कबीर बहुत ही जिद्दी था। ये मुझे उस दिन समझ में आया जब मैं उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और कबीर की नज़र अचानक गलत जगह पर टिकी। उसकी नज़र को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली। मैं कबीर को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई अंश नज़र नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर, मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वो मेरे पास बैठा था, तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो कबीर को एक छोटा लड़का समझता था। जब आकाश घर आया तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने कबीर से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। कबीर ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने आकाश से पूछा, आकाश, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वो बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है, कई हफ्ते इस महीने कट गई हैं। उसके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उनसे अपनी अलमारी में 10,000 निकाल के दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही आकाश ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहाँ मुझे कबीर दिखा। वो हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, कबीर, तुम यहाँ? तब वो आकाश के सामने हिचकिचा हुआ बोल लगा,
कबीर ने कहा, टीचर मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुक गया था। तब आकाश फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं कबीर को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नज़रों में क्या आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही कबीर ने कहा, गणित में कल समझ लूंगा, और फिर वो घर चला गया। अगले दिन कबीर एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 तक रुका। उसे मैं थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। जब मैंने अलमारी देखी तो वहां केवल 5,000 थे। मैं कल 30,000 जमा किए थे, जिनसे 10,000 मैंने अनुमान को दे दिए थे। बाकी 15,000 कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक कबीर वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर कबीर अपने बैग से 20,000 लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैं भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैं भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन कबीर ने मुझे कुछ अलग तरीके से पकड़ा था। उसका स्पर्श गलत जगह पर हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि कबीर अब छोटा नहीं रहा। मैं तुरंत उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैं उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान हो गई। मैं उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से कबीर मुझे और ज्यादा चिपकने लगा। वो मुझसे हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी, कबीर की नज़र फिर से फिसल गई। वो मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र कबीर पर थी। वो पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भीख हक नहीं था। जब मैं अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो कबीर ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक न करूं। मेरी सुंदरता देखकर वो मेरी मदद कर रहा था, ये मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी इसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देता था। एक दिन शाम को कबीर के दादाजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास में कबीर की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है। कबीर को पढ़ाई की चाहत थी या किसी और चीज़ की, ये उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार कबीर ने मुझसे कहा, टीचर आप साड़ी से भी ज़्यादा अच्छे छोटे कपड़ों में लगेंगी। तब एक्स्ट्रा क्लास के समय कबीर मुझे शॉपिंग के लिए मॉल में ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो? इस पर कबीर ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो भी वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वो खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 50,000 पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसा जमा हो चुके हैं। मैं आज तक किसी पर भी खर्च नहीं किया और अब मैं तुम पर कर रहा हूँ। कबीर का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे 10,500 नहीं मिलते थे और कबीर की पॉकेट मनी ही 50,000 थी। उसके पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उसके पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। इस पर से कबीर मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैं आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी कबीर मेरे कमरे में आ गया। मुझे बाथगाउन में देखकर वो पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आकर वो मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा। कबीर ने कहा, टीचर मैं आपको जो चाहिए वो दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना चाहिए। कबीर ने मुझे अपनी अनुचित इच्छा व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं कबीर से कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो? इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर कबीर मुझसे दूर जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पति की 10,000 की सैलरी में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। हमारे 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोच विचार करके मैंने आकाश को छोड़ दिया और कबीर को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा कि कबीर को इन सब बातों की ज़्यादा जानकारी नहीं होगी और वो क्या कर लेगा, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया।
मैं कबीर को छोटा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वो हर रोज एक्स्ट्रा क्लास के समय मेरे साथ समय बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन मैं कबीर के पास ऐसी गोलियां देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उसे पूछा कि उसने ये ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहाँ से लाई, तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। कबीर की ये शब्द सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताने से पहले अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उसे वो गोलियां लेने से मना किया, लेकिन एक बार जब वो बिना गोलियां लिए मेरे साथ समय बिताने आया तो उसने खुद को कमज़ोर महसूस किया। कबीर खुद को बड़ा समझता था और ये दिखाने के लिए वो सब कुछ कर सकता था। वो उन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था। उस दिन कबीर को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। कबीर मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर रहा था और मैं उसे वो खुद दे रही थी जो वो चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति आकाश को ज़रा भी खबर नहीं थी। मैंने आकाश से ये कहा रखा था कि मेरे पास 2-3 कमज़ोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उसके माता पिता ने उस लड़की की ट्यूशन करने के लिए मुझे 10,000 फीस दी। इस सोच से अनुमान सोचता कि उसे ही फ़ायदा हो रहा है। उसे मेरे और कबीर के रिश्ते के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फ़ोन आया। सुनीता ने मुझे फ़ोन पर जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उसका फ़ोन आया तब मैं कबीर के साथ अपने प्रेम में थी। कबीर को चक्कर आ रहे थे और वो मेरे बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन के बात सुनते ही मैं कबीर को खुद से अलग किया। सुनीता ने कहा, अंजलि, अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रखकर मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया है। आर्यन जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नज़र डाली थी, इसलिए मेरी बहन मुझे घर छोड़ने जा रही थी। मेरे बेटे की हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल के लड़के की अनुचित मांगें पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं समय रहते कबीर को ये सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह अपने प्रेम के जाल में न फंसाया होता, तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। आर्यन ने जो किया वो मेरी ही गलतियों का परिणाम था। मुझे मेरी गलती का एहसास करने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। उस दिन मैंने कबीर द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे वापस कर दिए और उसे मेरी ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। कबीर द्वारा ली जा रही दवाओं का बुरा असर दिखने लगा था, इसलिए उसने सबसे बाहर निकलने का फैसला किया था। उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती की थी। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि पिछले महीने में मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं उस बारे में अपने पति से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही मैं अपने 14 साल के बेटे से नज़रें मिला सकती थी। आर्यन ने जो किया था वो गलत था, लेकिन मैं उसे किस मुंह से डांटूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर होते हैं संस्कार। मैं अपने बेटे और विद्यार्थी को संस्कार देना भूल गई थी। पैसे कमाने की धुन में मैंने अपने संस्कारों को खो दिया था। भगवान ने मेरे बेटे से गलती करवाकर मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। उस दिन से मैं अपने आर्यन को अच्छे संस्कार देने लगी। आर्यन की घर वापसी के बाद अंजलि के जीवन में एक भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो अपने बेटे की आंखों में अपनी ही गलतियों का अक्स देख रही थी। उसने महसूस किया कि जिस तरह वो पैसों के लालच में कबीर के जाल में फंसी, उसी भटकाव का शिकार उसका बेटा भी हुआ। अंजलि ने तय किया कि वो अब अपनी गरीबी से नहीं, बल्कि अपने चरित्र की कमजोरी से लड़ेगी। उसने कबीर से मिले आखिरी उपहार भी लौटा दिए और अपने पति आकाश को सच्चाई का एक हिस्सा बताकर उनसे माफी मांगी। धीरे धीरे अंजलि ने अपने घर में फिर से ट्यूशन शुरू किया, लेकिन इस बार उसका मकसद मोटा पैसा कमाना नहीं, बल्कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सही संस्कार देना था। कबीर ने भी अपनी गलतियों और उन नशीली गोलियों के बुरे प्रभाव से तौबा कर ली और 1 साल बाद जब उसने अच्छे अंकों से 10वीं पास की, तो वो अपनी पहली कमाई का छोटा सा हिस्सा लेकर अंजलि के पास आशीर्वाद लेने आया। अंजलि ने उस दिन समझ लिया कि असली अमीरी तिजोरी के रुपयों में नहीं, बल्कि मन की शांति और बच्चों के उज्जवल भविष्य में होती है। और आज वो अपने कम साधनों वाले परिवार के साथ पहले से कहीं ज्यादा खुश